नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर संवेदनहीन और क्रूरता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें कुछ लोग रेत में दफन शवों से राम नामी हटा रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका ने लिखा है कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू हो गई है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रमन सिंह ने ट्विटर पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि टूल किट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उसकी सांसें क्यों फूल रही हैं? नोटिस मिलते ही ट्विटर के संबंधित अधिकारी गायब क्यों हो गए? अब उनकी पैरवी करने वाले राहुल गांधी और भूपेश बघेल बताएंगे ये सब कहां छुपे हैं। रमन सिंह ने ये सब वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, जिसमें बघेल ने रमन सिंह का वो ट्वीट अपलोड किया जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया है। बघेल ने लिखा है कि ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह के कथित टूल किट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। सांच को आंच नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है। ऐसी संघ दीक्षा अब काम नहीं आएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कथित टूलकिट मामले में मंगलवार को 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट का हवाला देते हुए ट्विटर से आग्रह किया कि इन नेताओं को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए जो मैनिपुलेटेड मीडिया और फर्जीवाड़े के दूसरे मामलों में की जाती है। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के URL ट्विटर इंडिया के प्रबंधन को एक पत्र के माध्यम से भेजे हैं। टूलकिट वाले मामले में अब दिल्ली पुलिस ने उन 2 कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है जिन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने वाले कांग्रेस के नेता राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता से पुलिस ने जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज कराने को कहा है। इन नेताओं ने टूलकिट को फर्जी बताकर पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। टूलकिट वाले मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि सत्य डरता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में टूलकिट लिखा है। सीबीआई ने नारद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका मंगलवार को वापस ले ली। सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हाउस अरेस्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर कोई भी आदेश पास करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सीबीआई अब इस मामले के सभी मुद्दों को कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने उठाएगी। सीबीआई चीफ की नियुक्ति के मामले में सीजेआई एनवी रमना के द्वारा नियमों का हवाला देने के बाद इस पद की दौड़ में चल रहे 3 दावेदारों में से 2 बाहर हो गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीजेआई रमना ने इस अहम पद पर नियुक्ति के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह वाले मामले में कहा था कि ऐसा कोई भी अफसर जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त बचा हो, उसे पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि 3 दावेदारों में से 2 दावेदार 1984 बैच के अफसर YC मोदी और गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना सीबीआई चीफ के पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। YC मोदी वर्तमान में NIA के प्रमुख हैं और वह इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं, जबकि अस्थाना जो BSF के प्रमुख हैं वह जुलाई में रिटायर होंगे। इन दोनों ही अफसरों को मोदी सरकार का भरोसेमंद माना जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। यूपी में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भी बीजेपी और आरएसएस काफी सावधान हो गए हैं और मौजूदा सियासी स्थिति और भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंथन कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के बाद अब लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रदेश के संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संकट में लगे दागों को साफ करने की कोशिश में बीजेपी से लेकर सरकार तक में बदलाव किया जा सकता है।
बता दें, इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की बैठक हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान कैसे राजस्थान सरकार मौतों के आंकड़े छिपा रही है, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से 20 मई तक जिन 25 ग्रामीण जिलों में कोरोना से 3,918 मौतें मानी हैं, भास्कर की पड़ताल में उन्हीं जिलों के महज 1512 गांव ब्लॉक में इस दौरान 14,482 अंतिम संस्कार हुए हैं। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य दिनों में यहां 1.5 महीने में औसतन 7 गुना कम यानी 2,705 मौतें होती हैं। इसलिए गांव में मौतों का यह आंकड़ा सामान्य नहीं कहा जा सकता है। कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों को लेकर टाटा स्टील ने एक सराहनीय और बड़ा ऐलान किया है। टाटा स्टील ने कहा है कि वो भारत में अपने उन कर्मचारियों के परिवारों को वेतन देना जारी रखेगा जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। कंपनी ने कहा कि वो परिवार को तब तक वेतन देंगे जब तक वो कर्मचारी जिसकी मौत हुई है वो 60 साल के नहीं हो गए होते, यानी रिटायर नहीं हो गए होते। कंपनी ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों को घर और मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वो मृत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का भार भी ग्रेजुएशन तक उठाएगी। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों को लेकर फेसबुक ने कहा है कि वह नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो सरकार के साथ और चर्चा करना चाहता है। फेसबुक ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके मंच पर लोग बिना किसी डर के खुल के बात करें। बता दें, भारत सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इनको पालन करने को लेकर सरकार ने इन कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था, जिसके तहत इन कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट अफसर और रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर को नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने आईटी मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अगर सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म अगले 2 दिनों में नए नियमों का पालन करने में विफल होते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। बता दें, धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई सामग्री के लिए कानूनी अभियोजन से छूट प्रदान करती है और जब ये धारा 79 की सुरक्षा हटा ली जाएगी तो अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ गैर कानूनी और अवैध सामग्री साझा की जाती है तो उसके लिए वो आपराधिक रूप से उत्तरदायी होंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं तो क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में बंद कर दिया जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी एंटीगुआ से गायब हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उसके गायब होने की पुष्टि एनडीटीवी से की है। इस खबर के बाद भारत के साथ ही एंटीगुआ में भी हड़कंप मच गया है। मेहुल चौकसी 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था। एंटीगुआ की पुलिस ने उसकी तलाशी के लिए जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने भी कंफर्म किया है कि चौकसी गायब है और उसके परिवार ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है वह इस मामले में पड़ोसी देशों की भी मदद लेंगे। कोरोनिल और बाबा रामदेव पर जारी विवाद के बीच अब हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वो कोरोना के मरीजों में मुफ्त में 1 लाख कोरोनिल बांटेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका आधा खर्च पतंजलि और इसका आधा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। बता दें, रामदेव अभी एलोपैथी पर विवादित टिप्पणियां करके फंस चुके हैं। कोरोनिल को लेकर भी आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने सत्य हिंदी पर कल कहा कि बाबा कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, दवाई के रूप में नहीं। हालांकि लोगों को दवाई ही बताई जा रही है। 26 मई को किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस दिन आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान 26 मई को काला दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान दिल्ली की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हम गांवों, शहरों और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि एक प्रतिरोध का प्रदर्शन होगा। इस दौरान हम काली पगड़ी, दुपट्टे या काले कपड़े पहनेंगे। किसान अपनी छतों, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे और पंजाब के हर गाँव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर बाकी नियमों का पालन किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।